सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ एसए 705। सर 705 किसकी बात करता है? ये बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। कहां पे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी जो आपकी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है उसमें आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हो। सर मॉडिफाई का क्या मतलब है? मॉडिफाई का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, अगर इंपैक्ट मटीरियल है बट परवेसिव नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता चाहे एविडेंस मिलाओ या ना मिलाओ, फर्क नहीं पड़ता चाहे एविडेंस मिलाओ या ना मिलाओ, आप कौन सा ओपिनियन दोगे? मैंने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, ठीक है सर। बट अगर इंपैक्ट मटेरियल है और परवेसिव भी, इंपैक्ट मटेरियल है और परवेसिव भी, परवेसिव मतलब इट इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजा रहा है, तो इस केस में चेक करो क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला। हां, अगर एविडेंस मिला है, मटेरियल है, परवेसिव है, तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। बट अगर एविडेंस ही नहीं मिला, अगर एविडेंस ही नहीं मिला और इंपैक्ट परवेसिव है, क्या मैं बोलूं फील लो? हां सर फील क्या ले? मैंने कहा फील ये लो कि आपके पास जब एविडेंस ही नहीं है तो कंक्लूजन किस बात का, जब कंक्लूजन ही नहीं है तो ओपिनियन किस बात का, तो चुपचाप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके आ जाना। तो तीन ही ओपिनियन है जो मॉडिफिकेशन में पॉसिबल होते हैं सर, हम इसको प्यार से बोलते हैं डाकू, इसको बोलते हैं डाकू ओपिनियन। डाकू का मतलब है डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड। ये तीन ओपिनियन बस आपने ध्यान में रख के चलने हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे सर परवेसिव का मतलब क्या है? परवेसिव इज जस्ट अ टर्म, ये एक टर्म है जो क्या एक्सप्लेन करती है? सर ये एक्सप्लेन करती है इफेक्ट, अगर आपको एविडेंस मिल चुका है, अगर तो आपको एविडेंस मिल चुका है तो वर्ड यूज्ड विल बी इफेक्ट, बट अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला तो पॉसिबल इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है सर। अब ये इफेक्ट हम कैसे चेक करें कि परवेसिव है या नहीं? मैंने कहा सिंपल है, अगर तो ये एक से ज्यादा आइटम को अफेक्ट कर रही है, यानी परवेसिव इफेक्ट का मतलब है इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसी आइटम तक सीमित नहीं है, ये एक से ज्यादा आइटम को अफेक्ट करिए, तो क्या ये परवेसिव है? हां, तो फिर ये परवेसिव है। सेकंड केस में अगर मैं बोलूं इवन इफ इट इज कन्फाइंड, भले ही ये कन्फाइंड है, वो आइटम रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लास में हमने एग्जाम्पल लिया, सर क्या था वो? डेटर्स वाला। क्या डेटर्स वाला एग्जाम्पल आपको याद है? हां सर, डेटर्स वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी सर, क्या? डेटर्स वाले एग्जाम्पल में भले ही जो हमारे डेटर्स थे, ये 10 लाख की बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के थे? 4 लाख के। तो क्या 4 लाख मटेरियल था? हां, क्योंकि 1 लाख की मटेरियलिटी के सामने 4 लाख मटेरियल है। बट क्या ये परवेसिव भी है? मैंने कहा हां। क्यों? क्योंकि 10 लाख में से अगर मैं 4 लाख देखूं तो क्या 40% इज अ सब्सटेंशियल पोर्शन? हां सर, सब्सटेंशियल पोर्शन है। तो देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड टू बी परवेसिव। तो पहले जो दोनों पॉइंट्स है, ये किसकी बात करते हैं? अमाउंट्स की। बट अगर मैं बात करूं डिस्क्लोजर की, क्या डिस्क्लोजर का जो इंपैक्ट है वो भी परवेसिव हो सकता है? हां, डिस्क्लोजर का भी इंपैक्ट परवेसिव हो सकता है इफ दैट डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, जो आपका गोइंग कंसर्न वाला डिस्क्लोजर होता है। सर गोइंग कंसर्न वाला कौन सा डिस्क्लोजर? जब भी किसी एंटिटी के केस में मटेरियल अनसर्टेनिटी रहेगी तो क्या उसको 4 बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती है? सर क्या? इवेंट और कंडीशन, उस इवेंट और कंडीशन पे उसका प्लान, देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, सो इट मे बी अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये डिस्क्लोज करनी पड़ती है 4 बातें। अब अगर एंटिटी डिस्क्लोज ना करे तो क्या ये एक फंडामेंटल बात है जो यूजर से छुपाई जा रही है? हां। क्या इसका इंपैक्ट परवेसिव माना गया है? हां। तो क्योंकि ये डिस्क्लोजर नहीं है, इसका इंपैक्ट परवेसिव है, तो फिर आप इस केस में एडवर्स ओपिनियन वगैरह देके चलते हो। तो ये एक बेसिक सी बात ध्यान रखना, परवेसिव इफेक्ट कैन बी रिलेटेड टू अमाउंट्स, जिसमें पहला तो इट इज नॉट कन्फाइंड, तो इट इज अफेक्टिंग मोर देन वन आइटम। सेकंड में इवन इफ इट इज कन्फाइंड इट रिप्रेजेंट्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन, एंड थर्ड केस में इट इज अबाउट द डिस्क्लोजर कौन सा? विच इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर एक बात बताओ, कल को अगर मैनेजमेंट हम पे लिमिटेशन लगाती है मतलब हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लेने दे रही, तो एज अ ऑडिटर हम क्या करेंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से समझना। अगर मैनेजमेंट कभी भी आप पे ऐसे लिमिटेशन लगाए विच कैन रिजल्ट इन अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या तो उससे क्वालिफिकेशन हो सकती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो आप सिंपल सी बात है मैनेजमेंट के पास जाओ और उनको बोलो मैनेजमेंट प्लीज, मैनेजमेंट से आप रिक्वेस्ट करो टू रिमूव दिस लिमिटेशन। या तो मैनेजमेंट मान जाएगी या नहीं मानेगी, अक्सर नहीं मानती। तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो मैनेजमेंट के ऊपर कौन बैठा है? जल्दी से बताइए, हु इज सिटिंग अबव द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के ऊपर कौन बैठा है? सर मैनेजमेंट के ऊपर बैठा है टीसीडब्ल्यूजी। जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर कौन बैठा है? टीसीडब्ल्यूजी। तो हम मैनेजमेंट के बाद टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेंगे, प्लस क्योंकि हम अपना मेन प्रोसीजर नहीं कर पा रहे तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करने की कोशिश करेंगे। बट एक बात बताओ,
टीसीडब्ल्यूजी और ऑल्टरनेट प्रोसीजर के बाद भी आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, तो अब आप क्या करोगे? मैंने कहा इस केस में कुछ नहीं कर सकते, ओपिनियन को मॉडिफाई करो। मतलब अगर इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर इंपैक्ट मटेरियल भी है परवेसिव भी तो कई बच्चे बोलेंगे सर ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दो। मैंने कहा नहीं, पहली प्रायोरिटी डिस्क्लेमर नहीं होती, पहली प्रायोरिटी होती है पतली गली से निकलना। समझ गए? विड्रॉ कर जाना। बट अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करके चलते हैं। अच्छा, जाने से पहले क्या बता के जाओगे? हाँ, टीसीडब्ल्यूजी को बताना किस वजह से जा रहे हो, व्हाट वाज द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट एंड ओपिनियन। इस टॉपिक को बस आप रीड करके चलो, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। जो भी परफेक्शंस थी वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी कि क्या क्या ध्यान रखना है। कि क्वालिफाइड ओपिनियन है तो किस तरह से लिखेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन में बेसिकली आप बोलोगे whenever you are expressing a qualified opinion, आप बोलोगे you shall state that except for the effect, यानी जो आपका बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में आपने रीजन बताए हैं उनके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं। ठीक बने मतलब अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ। अब अगर यही फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो लाइन वही रहेगी कंप्लायंस वाली, उसमें बस फेयरली वर्ड ऐड कर देना। ठीक है सर। और जब आपको एविडेंस मिल गया तब तो आप इफेक्ट वर्ड यूज करोगे, अगर एविडेंस ना मिला हो तो पॉसिबल इफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह अगर मैं एडवर्स ओपिनियन बोलूं तो जब इंपैक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी और एविडेंस मिल गया तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। अच्छा, इसमें भी क्या आप एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट बोलोगे कि इसके अलावा सब कुछ सही है? मैंने कहा नहीं, इसमें तो इंपैक्ट परवेसिव है तो आप ये मान के चलते हो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब बने हैं, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, इसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब बने। तो खराब बने मतलब यहां पे बस नॉट लगा देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ। और अगर मैं बोलूं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, सो डू नॉट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ। खत्म कहानी, खत्म सर। अच्छा, डिस्क्लेमर में क्या ओपिनियन दोगे? नहीं देंगे तो लिख दो वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। क्यों नहीं दोगे उसका रीजन बता देना, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर। एक छोटा सा पॉइंट है ऐसे 700 वाला, बस ध्यान रखना। सर क्या 700 में जब आप ओपिनियन देते थे तो ओपिनियन के साथ 5 बातें बताते थे। सर क्या? आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, देन स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। फिर उसके बाद सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ आता क्या क्या है। फिर ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर लिखिए डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीचे लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स। तो जो आप सेकंड लाइन लिख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, क्या ये सही है? या आप ये लिखो हमें ऑडिट करने के लिए बुलाया गया है। सर हम ये लिखेंगे कि हमको ऑडिट करने के लिए बुलाया गया था, ऑडिट हुआ नहीं है। तो जो आप ऐसे 700 में एक स्टेटमेंट देते हो ना, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, उसकी जगह आप डालोगे ऑडिटर वाज एंगेज्ड, ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिक है, बेसिक है सर। अब सर जो आपका बेसिस फॉर ओपिनियन है, बेसिकली किस रीजन की वजह से आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया वो बताना होता है। तो बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह आप क्या लिखोगे? या तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वो हेडिंग चेंज हो जाएगी एंड उसके अंदर आपको रीजन बताना पड़ेगा। डिस्क्राइब द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, किस वजह से आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया। एक एक करके चलते, मजा आएगा। पहला, किसी अमाउंट में मिसस्टेटमेंट है, तो सिंपल सी बात है वो जो भी मिसस्टेटमेंट है, जो भी गलती है उसको डिस्क्राइब करो। कितने रुपए की मिसस्टेटमेंट है वो बताओ। रुपए की मिसस्टेटमेंट मतलब उसका फाइनेंशियल इफेक्ट। सर हम फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं बता सकते, तो ये बताओ कि तुम नहीं बता सकते, मतलब तुमको ये लिखना पड़ेगा दैट वी कैन नॉट क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इफेक्ट। बस अगले पॉइंट पे आ जाओ। सर कई बार अमाउंट की जगह डिस्क्लोजर की भी गलती हो सकती है, तो जो डिस्क्लोजर की गलती है वो बताओ, यानी एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्लोजर्स आर मिसस्टेटेड। सर ये तो बड़ा ही आसान है। और बताओ सर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं है, इसमें बस एक छोटी सी ट्वीक है, टीसीडब्ल्यूजी के पास पहले जाना। बोलो मेरे साथ, इसमें एक छोटी सी ट्वीक है, टीसीडब्ल्यूजी के पास पहले जाना, यानी पहले आप डिस्क्लोजर टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करो, फिर आप ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं है। अब ना यूजर के मन में उत्सुकता हो रही है कि कौन सी ऐसी चीज है जो डिस्क्लोज नहीं है, तो जो ओमिटेड इंफॉर्मेशन है ना उसको इंक्लूड कर दो अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको एविडेंस नहीं मिल पाया, इसी वजह से आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया। हाँ, तो रीजन बता दो कि आपको एविडेंस क्यों नहीं मिल पाया। क्लियर है? क्लियर है सर। तो इस पे आपके पास कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे 1, 2 नंबर 3 नंबर का, तो वो आप हैंडल कर लोगे। अब सर एक बात बताओ, जब भी हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करेंगे तो जो हमारा बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन है,
जो हमारा बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन है, क्या उसमें सारे स आएंगे? मैंने कहा नहीं, सारे स नहीं आएंगे, बीच वाले दोनों स को काट देना। मतलब पहला स होता था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो रख लेना। दूसरा सा होता था SAAE, उसको काट देना क्योंकि आपको एविडेंस नहीं मिला है। फिर एक और सा होता था कि ऐसे ही क्यों लेते थे, क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस सेक्शन में आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रेफर करते थे, वो रेफरेंस नहीं देनी, ठीक है। एंड लास्ट में स्टेटमेंट दैट यू आर इंडिपेंडेंट, वो दे देना। क्लियर है? क्लियर है सर। अब लास्ट में एक चीज और आती है सर, क्या? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी, इसको अच्छे से कर लेना। सर कैसे, क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम बताओ क्या है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट करना एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड अपना ओपिनियन देना। मैंने कहा वेरी गुड, यही स्टेटमेंट दे देना दैट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हम अपना ऑडिट करें एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और अपना ओपिनियन दे। फिर सेकंड पॉइंट में बोलना ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। एंड लास्ट में अभी गंभीर माहौल हो गया है, सारे बच्चे बोलो अभी गंभीर माहौल हो गया क्योंकि एविडेंस नहीं मिला तो हमने ओपिनियन नहीं दिया। पर बोल देना हम इंडिपेंडेंट थे, पर बोल देना हम इंडिपेंडेंट थे, कोई बात नहीं, ऑडिट नहीं हो पाया तो क्या हुआ, बट हम इंडिपेंडेंट तो थे। सामने वाले को ना एक चेहरे पे स्माइल आएगी, कहते क्या फालतू बात कर रहा है, ठीक है। तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखना, एज अ ऑडिटर यू वर इंडिपेंडेंट एंड यू कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट। तो तीन चीजें आएंगी, ऐसे ऐसे ही नहीं मिला पर हम इंडिपेंडेंट थे। फिर मैंने क्या बोला था, जब भी अपना ओपिनियन मॉडिफाई करो या ईओएम या ओम पैरा डालो तो आप किसको बताओगे? TCWG को बताना। इसमें ऐसे 260 भी ऐसा कहता है कि आपको बतानी चाहिए बात। फिर सर आता है ऐसे 706, ये किसकी बात करता था? सर 706 हमारी बात करता था एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। ओह अच्छा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में आप कौन से मैटर को एम्फेसाइज करते हो? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है या बाहर है? सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी है, which is appropriately presented or disclosed in the financial statement, that in the auditor's judgment is fundamental to the user's understanding of financial statement। एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि सब्सिक्वेंट इवेंट, आग लगी, अगर किसी फायर लगी फैक्ट्री में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद, क्या इसका डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है? हाँ। क्या आपको लगता है यूजर के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है? हाँ। तो आप इस मैटर को रेफर कर सकते हो, उस डिस्क्लोजर का जो नोट रहेगा, रेफर टू नोट नंबर डैश डैश डैश, इस तरह से आप ईओएम पैरा डाल सकते हो। ये जरूरी क्यों है? यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है सर। इसी तरह हमने एक और पैरा की बात की थी, ओम पैरा की। ओम पैरा क्या है? अदर मैटर पैरा। ये कौन से मैटर्स की बात करता है? मैटर्स अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उन मैटर्स के लिए तो ईओएम पैरा ऑलरेडी है। दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर की रिपोर्ट। फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट। एग्जांपल से बताओ, ऐसे 299 में हम पढ़ते हैं जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट का क्या मतलब है? एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बट ऑडिटर 3। सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मैंने कहा फालतू की बातें मत करो, इधर देखो। तो नॉर्मली क्या होगा, जब 3 ऑडिटर एक ऑडिट कर रहे हैं तो कितनी ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए? सर एक ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। बट मान लो ए और बी जो है, इनका ओपिनियन अलग है और सी का ओपिनियन अलग है। तो जो बचपन में होता था मेजॉरिटी विंस, क्या वैसे ही चलेगा? मैंने कहा नहीं, ये अपनी अलग रिपोर्ट देगा, ये अपनी अलग रिपोर्ट। बट सर इसके यूजर को कैसे पता चलेगा इसने रिपोर्ट दी है? इसके यूजर को कैसे पता चलेगा इसने रिपोर्ट दी है? तो दोनों रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं रेफरेंसिंग होनी चाहिए, दोनों रिपोर्ट्स में रेफरेंसिंग होनी चाहिए। तो सर रेफरेंसिंग करने के लिए कौन सा पैरा डाले? हम तो कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा रेफरेंसिंग करने के लिए आप एक ही पैरा डाल सकते हो, दैट इज द अदर मैटर पैरा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब थोड़ी सी बेसिक बातें ध्यान रखना। अगर कोई मैटर ऐसा है जिसको आप कैम मान चुके हो, आपको लगता है वो कैम बनना चाहिए, तो उसको ईओएम मत बना देना वापस, ओम मत बना देना वापस। अगर कोई मैटर प्रोहिबिटेड है फ्रॉम बीइंग कम्युनिकेटेड, तो उसको भी ईओएम और ओम में मत डाल देना। अच्छा, ईओएम डालने का तरीका क्या है? ईओएम डालने का तरीका कैसा है? वैसे ही जैसे मुर्ग पैरा का था कि एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे, सेपरेट हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद उस मैटर को रेफर करेंगे जिसको अपन एम्फेसाइज कर रहे हैं, ड्रॉ अटेंशन करेंगे उस मैटर पे, एंड लास्ट में लिखेंगे अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। सेम टू सेम रहेगा। अब इसका मसालेदार क्वेश्चन बताओ, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे ईओएम पैरा डालते हैं? देखते कौन कौन बच्चा बताता है, फटाफट फुल एनर्जी के साथ बताइए कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां हम ईओएम पैरा डालते हैं। बताना जरा, बताओ। हाउ डू यू रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स? कैसे याद आते चारों बातें? बरखुरदार बताओ जवाब।
उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कम ऑन, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ईओएम के 4 पॉइंट आए, ईओएम के 4 पॉइंट आए। तो 2 बाद वाले 2 पहले वाले, कम ऑन, 2 बाद वाले 2 पहले वाले। सर बाद वाले क्या है? फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन, सब्सीक्वेंट इवेंट, ये सब क्या होंगे? बाद में होंगे। पहले क्या होगा? मैंने कहा पहले हुआ अर्ली एप्लीकेशन, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका मटेरियल इफेक्ट है। एंड दूसरा पॉइंट क्या था? कैटेस्ट्रॉफ, भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया, मेजर कैटेस्ट्रॉफ जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। गॉट इट सर। ईओएम पैरा इज ऑल्सो नॉट अ सब्सटीट्यूट, ये किसका सब्सटीट्यूट नहीं है? उन्हीं का जिनका कैम सब्सटीट्यूट नहीं है। डीएमआर, एस मत लिखना, डिस्क्लोजर, मॉडिफाइड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570। गॉट इट सर। और यहां पे भी जैसे ही आप ओम पैरा डालने की सोचोगे तो आपको टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करके चलना है। नमस्ते 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 नमस्ते, छोले खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा, यह है मस्त बंदा। जल्दी से बताओ, क्या आपको 705 और 706 पे कंफर्ट आया या नहीं आया? कम ऑन, डन 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 डन। जय हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मेरे दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। एंड यस, हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।